Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स आज से हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लेक्चर का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लेक्चर्स में हम दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। एक जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जितनी भी लेक्चर्स होंगे वो हेडिंग वाइज मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जिससे आप लोगों के प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगे। और उसका एडवांटेज आप लोगों को ये होगा कि अगर आप लोग पेपर में इस तरह से लिखोगे तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। दूसरी चीज़, हम कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो जाए, तो अगर आप लोग कल फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे जिस तरह NMD CAT या ईटा वगैरह में, तो आप लोगों को MCQ सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग आसानी के साथ उसको हल कर लोगे। तो इसी तरह से हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट ईयर का जो फिज़िक्स है उसमें आप लोगों की बुक के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर हम मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होंगे, चाहे वो एरर है, अनसर्टेनिटी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आप लोगों का चैप्टर है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो उस चैप्टर के अंदर हम वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम इक्विलिब्रियम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आपके कोर्स का जो थर्ड चैप्टर है उसका टाइटल है फोर्स एंड मोशन। तो आप लोगों को टाइटल से पता लग रहा होगा कि फोर्स जो है वो असल में डायनेमिक्स की तरफ इशारा करता है और जो हमारे पास मोशन है वो असल में काइनेमेटिक्स है। तो इसमें हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को मिक्स इसको हम पढ़ेंगे, दोनों इसमें हम पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है। अच्छा, जो चैप्टर 4 है आप लोगों की बुक का वो है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। ये वाला बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही आसान चैप्टर है। चैप्टर 5 जो है वो है रोटेशनल मोशन। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन बड़ा ही आसान एक चैप्टर है। चैप्टर 6 आप लोगों के कोर्स का जो है वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो वहाँ पर हम फ्लूइड से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स होंगे वो हम स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, तकरीबन हाफ जो पार्ट है इसका लास्ट वाला, वो ज़्यादातर मैथमेटिकल है लेकिन बड़ा ही एक आसान सा चैप्टर है। इसके अंदर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इसके जो एप्लीकेशंस है वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर 7 जो है वो ऑसिलेशन से रिलेटेड है। तो उसमें बहुत से टॉपिक्स जो है वो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, जिस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया, सिंपल पेंडुलम वगैरह वगैरह, तो कुछ ना कुछ आप लोग इसको पढ़ चुके हो। चैप्टर 8 जो है वो वेव्स से रिलेटेड है, एक लेंथी चैप्टर है लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ लोगे। 9th जो चैप्टर है वो फिजिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो लाइट के बारे में स्टडी किया था क्लास 10th में, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स आप लोग इसको कहते हो। तो आप लोग लाइट को पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ रेज। आप कहते हो कि लाइट है एक रे की शक्ल में, हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम इसका वेव नेचर स्टडी करेंगे। और लास्ट जो आप लोगों के कोर्स का चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम जो है हीट और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से मुतालिक स्टडी करेंगे। इसी चैप्टर में हम जो है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हीट इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू साइंस है। तो हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस। मैं यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू साइंस। तो बेटा साइंस का आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा। हम कहते हैं टेस्टेड नॉलेज है, एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम जो है एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बेस पर हासिल करते हैं। ये सारी डिफिनीशंस अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अ टेस्टेड नॉलेज, ठीक है, तो ये वाला भी सही है। या अगर इस तरह से मैं लिखूँ अ नॉलेज बेस्ड ऑन observations and experiments, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इससे हमारा असल में मकसद क्या होता है। टेस्टेड नॉलेज या एक ऐसा नॉलेज जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर जो हमें वसूल हुआ है, हासिल हुआ है, उसको हम कहते हैं साइंस। तो ज़रा देखिए बेटा, हमारे पास दो तरह की नॉलेजेस होती हैं। एक आप लोग कहते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ या उर्दू की बात करूँ, वहाँ पर आप लोग पढ़ते हो थर्स्टी क्रो।
तो क्या आप लोगों ने कभी इस तरह से देखा हुआ है कि एक प्यासा कौवा होता है और आप लोग देखते हैं वो आके एक हमारे पास एक मटका होता है, उसके अंदर कंकरियाँ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है और उसको पी जाता है। आप लोगों ने कभी इस तरह से ऑब्ज़र्व किया है? मेरे ख्याल में किसी ने भी ऑब्ज़र्व नहीं किया है। तो अगर इस तरह की हमने ऑब्ज़र्वेशन नहीं की है और इसको हम बार बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है घर में किसी जगह पर जाके एक मटका रखोगे, वहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा, एक कौवा आएगा उसमें कंकरियाँ डालेगा, पानी का लेवल राइज हो जाएगा। क्या आप लोग एक्सपेरिमेंटली इसको शो कर सकते हो? या जिस तरह आप लोग पढ़ते हो, लेट्स सपोज ग्रीडी डॉग है या कोई भी आप लोग कंसिडर कर लें जो आप लोग उर्दू या इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, तो उन चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव नहीं कर सकते। तो ऐसी नॉलेज को हम साइंस नहीं कह सकते। अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रफली लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइट बल्ब है, ठीक हो गया। आप लोग इस तरह से करें कि इसमें से 2 वायर्स निकालें और इन वायर्स को आप लोग क्या करें, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें। तो जब आप लोग इस तरह से करोगे, अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को एक बात बताई। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी किया। फिर अगर आप लोग घर जाओगे और इसी तरह से आप लोगों के पास एक बैटरी होगी, एक लाइट बल्ब होगा, तो आप लोग इसको बार बार एक्सपेरिमेंटली जो है उसको प्रूव कर सकते हो। तो एक ऐसा नॉलेज जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, एक चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया और अभी इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, तो ऐसे नॉलेज को बेटा फिर हम कहते हैं साइंस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने डिफिनीशंस लिखी है, एक टेस्टेड नॉलेज है या एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेस पर हासिल करते हैं। ये डिफिनीशंस तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग डिफिनीशन बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी। ये हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है, अ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन काजेज एंड इफेक्ट्स। साइंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा नॉलेज जो कि बेस करती हो काजेज और इफेक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे नॉलेज को फिर हम बेटा क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ज़रा देखिए इसका क्या मतलब हुआ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक ऐसा नॉलेज जहाँ पर हम क्या करें, किसी चीज़ की हमें काज पता हो और हम उसी काज के बेस पर इसका इफ़ेक्ट मालूम करें, या किसी चीज़ या फिनोमेना का हमें इफ़ेक्ट पता हो और उससे हम उसकी काज को मालूम करें, तो ऐसे नॉलेज को बेटा हम साइंस कह सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमने काज से क्या करना है, इफ़ेक्ट को मालूम करना है। बेटा ज़रा देखिए मैंने जो डिफिनीशन लिखा है, मैंने लिखा है कि एक ऐसा नॉलेज जिसको हम काजेज और इफ़ेक्ट्स की बुनियाद पर हासिल करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक चीज़ की हमें काज पता होगी उससे हम उसकी इफ़ेक्ट को मालूम कर सकते हैं, या एक चीज़ जो है एक इफ़ेक्ट हमें पता होगा उसी से हम उसके काज को मालूम कर सकते हैं। तो ऐसा जो नॉलेज होगा उसको हम साइंस कहेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं उनकी एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग काज से इफ़ेक्ट मालूम करोगे और उसको हम साइंस कहेंगे, या इफ़ेक्ट से हम काज को मालूम करेंगे और उसको हम साइंस कहेंगे। तो ज़रा देखें हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन। उसने क्या किया, उसने एक बॉडी को कंसिडर किया और कहा कि हमारे पास एक काज है जिसको हम कहते हैं फोर्स। उसने क्या किया, फोर्स का जो काज था उसने एक बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई किया और उसको रिजल्ट में क्या मिला, वहाँ पर रिजल्ट में उसको एक्सेलरेशन मिला। ठीक हो गया। या अगर मैं कहूँ यहाँ पर मोशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मोशन से ज़्यादा जो प्रॉपर टर्म है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो उसने क्या किया, उसके पास एक काज था फोर्स की शक्ल में, उसने उसी काज को इस्तेमाल करके उसका इफ़ेक्ट मालूम किया एक्सेलरेशन की शक्ल में। ये जो फोर्स है ये हमारे पास असल में क्या है, ये हमारे पास काज है और ये वाला जो है ये असल में हमारे पास क्या है, इफ़ेक्ट है। ठीक हो गया। तो उसने काज से क्या किया, इफ़ेक्ट को मालूम किया। तो इसी चीज़ को बेटा हम कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। और याद रखिए न्यूटन सेकंड लॉ जो है हम लोग पढ़ते हैं फिज़िक्स में, और फिज़िक्स हमें पता है ये हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है। ठीक हो गया। तो हमें ये पता चला कि जब हम काज से इफ़ेक्ट को मालूम करेंगे तो इसको हम साइंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है।
इसी तरह से अगर मैं बात करूं इफेक्ट से काज की तरफ, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। बिग बैंग थ्योरी आप लोग देख लो या कोई भी एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। AM मैंने लिखा एटॉमिक मॉडल के लिए, इसको आप लोग पढ़ चुके हो। उसने क्या किया था, उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उसने कुछ इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। वो इफ़ेक्ट्स हमारे पास कुछ इस तरह से थे कि कुछ अल्फ़ा रेज जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे चले गए। ठीक है, क्या हुआ, वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे चले गए। अच्छा, सेकंड जो इफेक्ट उसने देखा, कुछ अल्फ़ा रेज हमारे पास इस तरह थे जो कि डिविएट हो गए। क्या किया उन्होंने, पाथ चेंज किया, डिविएट किया। और कुछ अल्फ़ा रेज हमारे पास इस तरह से थे जो बाउंस बैक हो गए। ठीक हो गया। ये 3 किस्म के इफ़ेक्ट्स जो थे वो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किए। अब इसी बिना पर इसने क्या किया, इस इफ़ेक्ट्स के जो काज थे वो उसने मालूम किए। किस तरह से, तो उसने कहा जो अल्फ़ा रेज हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट अवे चले गए हैं। अल्फ़ा रेज बेटा आप लोगों को पता होगा ये हमारे पास हेलियम के न्यूक्लियस होते हैं और इसके ऊपर हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो अल्फ़ा रेज बिल्कुल स्ट्रेट अवे चले गए, तो उसने कहा कि एटम के अंदर हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। तो इन एम्प्टी स्पेसेस में जब अल्फ़ा रेज गुजर गई तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे चले गए। तो एक इफेक्ट से उसने क्या किया, काज को मालूम किया। इसी तरह से कुछ अल्फ़ा रेज जो डिविएट हुए हैं, तो उसने कहा कि अल्फ़ा रेज पर ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा रेज इस तरह से जा रहे थे और इन अल्फ़ा रेज ने पाथ को डिविएट किया, पाथ को चेंज किया, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एटम के सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एटम के सेंटर में भी कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से ये डिविएशन हुई है। ठीक हो गया। तो उसने जो सेकंड जो खास था वो मालूम किया, वो ये था कि एटम के सेंटर में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है प्रोटॉन्स की शक्ल में। इसी तरह से थर्ड जो इफेक्ट था, कुछ रेज जो थे वो बाउंस बैक हो गए थे। तो बाउंस बैक का मतलब ये होता है अगर कोई बॉडी जो है वो किसी दूसरे बॉडी के साथ टकराती है और दोबारा इसी डायरेक्शन में आती है, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये किसी हार्ड सरफेस के साथ टकराएगी। ज़रा देखें, अगर मैं इस तरह करूं, मेरे पास एक स्टोन है और मैं दीवार की तरफ फेंकता हूं, तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन अगर इसी स्टोन को मैं वाटर में फेंकता हूं तो फिर वो दोबारा बाउंस बैक नहीं होता। तो अगर ये अल्फ़ा रेज बाउंस बैक हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि एटम का जो सेंटर है वहाँ पर कोई ना कोई एक हार्ड चीज़ मौजूद है। ठीक हो गया। तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो रेज बाउंस बैक हुए हैं, तो उसने कहा कि एटम का जो सेंटर है वो हमारे पास किसी हार्ड मटेरियल से बना है, ये हमारे पास एक हार्ड सरफेस होगा। ठीक हो गया। तो ज़रा देखिए इफ़ेक्ट से काज की तरफ, इसके पास जो थे 3 किस्म के इफ़ेक्ट्स उसने ऑब्ज़र्व किए और उसी के बेस पर उसने 3 काजेज़ निकाले। तो इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री हमारे पास एक साइंस है। तो बेटा यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हम काज से इफ़ेक्ट की तरफ बढ़ेंगे या इफ़ेक्ट से हम काज की तरफ बढ़ेंगे, तो जो नॉलेज दरमियान में आएगा उसको हम साइंस कहेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की तरफ, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग लगा ले, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो बेटा याद रखिए साइंस की हमारे पास ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, मेन जो ब्रांचेस है वो हमारे पास 2 हैं। इट हैज़ 2 मेन ब्रांचेस। आप लोग सेंटेंस लिख के इट हैज़ 2 मेन ब्रांचेस। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा कि इसका एक जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरा जो मेन ब्रांच है इसको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस। ठीक हो गया।
एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस। तो ज़रा देखें, बायोलॉजिकल साइंस हमारे पास कौन सा होता है? बायोलॉजिकल। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को नाम से पता चला होगा, बायोलॉजिकल एक ऐसा साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी हो सकती है? तो एक तो आप लोग पढ़ते हो बायोलॉजी, या आप लोग पढ़ते हो बॉटनी जो प्लांट से रिलेटेड होती है, या आप लोग पढ़ते हो ज़ूलॉजी एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारे पास है ये असल में बायोलॉजिकल साइंसेस है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फिज़िकल साइंसेस की, फिज़िकल साइंसेस, तो बेटा याद रखिए फिज़िकल साइंस में हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स या साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया? साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम कहते हैं फिज़िकल साइंसेस। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है, एक तो फिज़िक्स हो गया जो कि अभी हम पढ़ेंगे, इसी तरह से केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। ये सारे जो हमारे पास है ये फिज़िकल साइंसेस हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा, आप लोग जानते हो, वो किसके साथ होगा? फिज़िक्स के साथ होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो इसका ओल्ड डिफिनीशन है फिज़िक्स का वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और फिर इसका जो मॉडर्न डिफिनीशन है फिर मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा लगा ले, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स का जो वर्ड है फिज़िक्स, तो ये एक ग्रीक वर्ड था फिज़िका, ये उससे डिराइव हुआ है। या अगर हम लैटिन वर्ड की बात करें तो फिजिकस एक लैटिन वर्ड था, ये फिज़िक्स का टर्म उससे जो है उससे डिराइव्ड हुआ है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब जो था वो ये था नेचर, ठीक है, और नेचर को हम अदर वर्ड्स में यूनिवर्स कहते हैं। तो बेटा लेके फिज़िक्स जो था ये हमारे पास डिराइव हुआ था, एक ग्रीक वर्ड था फिजिका, ठीक है। और दूसरी जो हम कहते हैं ये ग्रीक वर्ड था, और यहाँ पर जो हमारे पास लैटिन वर्ड जो था वो हमारे पास था फिजिकस। इन दोनों का अगर हम मीनिंग चेक करें तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो हमारे पास है क्या है, इसका मतलब होता है नेचर, या नेचर को बेटा हम कहते हैं यूनिवर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो फिज़िक्स का वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड फिजिका या एक लैटिन वर्ड फिजिकस से डिराइव हुआ है, और इनका मतलब हमारे पास क्या है, नेचर या फिर यूनिवर्स। तो यहाँ से फिज़िक्स का हमें एक ओल्ड डिफिनीशन मिल रहा है, द स्टडी ऑफ नेचर और द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो अगर मैं ये यहाँ पर लिखूँ द स्टडी ऑफ नेचर, या मैंने अभी आप लोगों से कहा कि नेचर को हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं, और द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। लेकिन याद रखिए ये जो डिफिनीशंस मैंने आप लोगों को अभी करवाई है ये हमारे पास फिज़िक्स की ओल्ड डिफिनीशंस है। ये कौन से है? ओल्ड डिफिनीशंस है, ठीक हो गया। अगर हम बड़े मॉडर्न डिफिनीशन की तरफ, तो आप लोग रट्टा लगा चुके हो कि मॉडर्न डिफिनीशन हमारे पास किस तरह होगा, तो इसको भी समझते हैं मॉडर्न डिफिनीशन को। अच्छा, मॉडर्न डिफिनीशन फिज़िक्स का, शाबाश, मॉडर्न डिफिनीशन आप लोगों को याद भी होंगे। मॉडर्न डिफिनीशन बेटा जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि फ़िज़िक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। इनकी हम जो है प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज़, और इनके दरमियान में जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको हम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है?
फिज़िक्स का जो मॉडर्न डिफिनीशन है उसी की अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया कि हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करेंगे, इनके हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ का मेरे ख्याल में सिंपल है, लेकिन इनके दरमियान में जो म्यूचुअल रिलेशन है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, आप लोगों के माइंड में बनना भी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर मैंने कहा द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये बहुत डिटेल में फिर हम जाएंगे तो बात बहुत ज़्यादा आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताता चलूँ कि यूनिवर्स की जो साइज़ है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। यूनिवर्स की साइज़ क्या है? इनफाइनाइट है। यूनिवर्स जो है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है तो इसके अंदर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। तो अगर यहाँ पर ओल्ड डिफिनीशन में मैंने आप लोगों को बताया द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती है, तो फिर मॉडर्न डिफिनीशन में हमने सिर्फ मैटर और एनर्जी को क्यों यूज़ किया? यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है, तो फिज़िक्स का ओल्ड डिफिनीशन था द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिज़िक्स। ठीक है, तो यूनिवर्स का अगर इसी तरह से मैं मॉडर्न डिफिनीशन बनाना चाहूँ तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर मैंने मॉडर्न डिफिनीशन में सिर्फ मैटर और एनर्जी को क्यों यूज़ किया? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ, अगर किसी के माइंड में आंसर है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, अगर नहीं है तो ज़रा देखें। मैं ये बातें जो कर रहा हूँ क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग सारा जो यूनिवर्स है ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारे पास होता है मैटर और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास होती है एनर्जी। ठीक हो गया, तो चूँकि सारा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बना है, तो अगर मैं कहूँ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड फिज़िक्स तब भी सही है, अगर मैं कहूँ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी तब भी सही है, क्योंकि यूनिवर्स तो मैटर और एनर्जी से ही बनी है। ठीक हो गया, तो ये एक लोग ये वाली जो पॉइंट है ये आप लोग जहन में याद रखें। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के दरमियान में म्यूचुअल रिलेशन हमारे पास क्या होगा? बेटा इसको नोट करते जाए, फिर आप लोगों को आसानी होगी, अपने लिए नोट्स बनाइए। अच्छा, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के दरमियान में रिलेशन हमारे पास क्या होगा? तो बेटा याद रखिए, मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन था वो 1905 में जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उसने पेश किया था। वो हमारे पास क्या था इन 1905। कब? 1905। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने एक रिलेशन हमें दिया था, दैट वाज E इज इक्वल टू mc², जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में, इसी तरह से हम मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। E जो है एनर्जी है, M हमारे पास मास है और C जो हमारे पास है वो स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है, कहीं ना कहीं से उन लोगों ने ये बात सीखी होती है कि अगर हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, इस बात को ज़रा ध्यान से सुने, अगर हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम मास को जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मोशन देंगे, वेलोसिटी देंगे, तो तब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये कंसेप्ट जो है टोटली रॉन्ग है। अगर किसी का इसी तरह का कंसेप्ट है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये कहा कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि अगर हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम मास को मोशन देंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ? c² के साथ, तो तब जाके ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंसेप्ट जो है ये टोटली रॉन्ग है, इस तरह कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है। और साथ में ये बात भी याद रखिए कि एनर्जी को अगर हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, अच्छा बेटा अजान हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया था। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि साथ में इस बात को भी नोट करें
कि अगर हमने, अच्छा एक तो मैंने ये बात कही कि अगर हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए c² के साथ मोशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये लाजमी अपने जहन में बिठा लें कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करे। किसी भी बॉडी का जो मोशन, उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। तो अगर बेटा किसी बॉडी के लिए स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करना अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो उसके स्क्वायर के साथ फिर कैसे मोशन करेगी? तो c² के साथ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी के जहन में इस तरह का कंसेप्ट है कि हम मास को c² के साथ हरकत देंगे, मोशन देंगे, तब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये कंसेप्ट बेटा आप लोगों का बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, तो इसके लिए अभी हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगा ले, मैटर टू एनर्जी एंड एनर्जी टू मैटर। अच्छा बेटा हेडिंग लगा ले, मैटर टू एनर्जी। ज़रा देखिए, एक तो आप लोग जो 9-10 में पढ़ते आए हो कि हम क्या करेंगे, ईंधन को या लकड़ियों को जला देंगे तो उससे जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी न किसी हद तक वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इस कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको सीखें। अगर हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पेयर एनिहिलेशन। क्या नाम है? पेयर एनिहिलेशन। ठीक हो गया? पेयर एनिहिलेशन, जिसका मतलब ये बनता है, पेयर एनिहिलेशन, ज़रा इसके मतलब पर गौर करें। एनिहिलेशन का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन भी आप लोग जानते हो, पॉजिट्रॉन भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो पॉजिट्रॉन बेटा हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना अभी के लिए याद रखें। अच्छा, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का हमारे पास एक पेयर होता है, उसकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वो फोटॉन में कन्वर्ट हो जाती है। और फोटॉन जो हमारे पास है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। इस लेवल में, फर्स्ट ईयर के लेवल में आप लोग अगर इतना भी याद रख ले तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। और जो पेयर एनिहिलेशन या दूसरा जो है पेयर प्रोडक्शन, ये हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर के कोर्स में फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है? इनकी क्या होती है बेटा, इनकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है और रिजल्ट में हमारे पास हमें 2 फोटॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 फोटॉन्स मिलते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर इस साइड पर जो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास पार्टिकल है, मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास मैटर है। और यहाँ पर जो हमारे पास फोटॉन्स आए हैं तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, मीन ये जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक हो गया? इसी तरह से अगर हमने क्या करना हो, एनर्जी को कन्वर्ट करना हो मैटर में, तो उसके लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, हेडिंग लगा ली, एनर्जी टू मैटर। इसके लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं बेटा उसका नाम होता है पेयर प्रोडक्शन। क्या नाम है? पेयर प्रोडक्शन। पेयर का पैदा होना, अब ये पेयर कहाँ से पैदा होगा? ये एनर्जी से पैदा होगा। तो बेटा इस प्रोसेस में ये भी उसी तरह एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक फोटॉन होता है जो कि कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉन में। और दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है? वो पॉजिट्रॉन है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो फोटॉन है ये असल में पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी और ये हमारे पास हो गया मैटर। तो हमने क्या किया बेटा, हमने एनर्जी को जो है वो मैटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताने वाला हूँ, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो मेन 2 ब्रांचेस है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम फिर जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है मेजरमेंट से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे 3rd लेक्चर में। तो एक जो चीज़ मैं यहाँ पर लास्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इसको बेटा आप लोगों ने याद रखने हैं, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स की ब्रांचेस तो बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं मेन 2 ब्रांचेस डिस्कस करने वाला हूँ, एक हमारे पास है क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरा हमारे पास है मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स हमारे पास वो फिज़िक्स होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। किसको हम स्टडी करते हैं? मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, और इनकी जो स्पीड्स होती है वो हमारे पास लो होती है। अब कितना कम होता है, तो यहाँ पर लेके एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, उसके मुकाबले में ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मैक्रो का मतलब होता है बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़े अजसाम, जिसमें हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास कम होती है, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में बेटा हम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, और इनकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास हाई होती है। कितनी हाई? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसके बराबर या उसके साथ साथ कंपेयर होने वाली उतनी हमारे पास स्पीड होती है, तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। तो आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप लोग मुझसे क्वेश्चन